वेलकम बच्चों। आज हम लोग एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं केस, नाउन एंड केसेस। वैसे तो केसेस शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा, 3-4 महीने से एक ही शब्द जो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने सुना है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती है, दैट इज़ केस। किस मामले में सुना हम लोगों ने? हमने सुना कोविड-19 के बारे में। तो वो केस का मतलब होता है मामले, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो केस पढ़ रहे हैं वो केस अलग है। और इस केस को यदि आप लोग को मैं हिंदी में, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि आज तक हम लोगों ने ये केसेस शब्द पढ़ा ही नहीं है नाउन के साथ में, लेकिन यदि मैं हिंदी में आपको बताऊं तो आप लोगों के लिए ये शब्द नया नहीं है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के वो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वर्ब के साथ पोजीशन बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, द हॉर्स किक्ड द बॉय। द हॉर्स किक्ड द बॉय। अब देखो इसमें 3 शब्द हैं, एक तो है हॉर्स, एक है किक्ड और एक है द बॉय। वैसे आप लोग सब समझ ही रहे होंगे कि जो हॉर्स है, हॉर्स इज सब्जेक्ट एंड किक्ड इज वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कारक या केसेस क्या कहलाते हैं? वो नाउन या प्रोनाउन जो कि वर्ब से उसका रिलेशन बतलाते हैं, पोजीशन बतलाते हैं कि वो वर्ब के पहले हैं या बाद में हैं। ये क्या कहलाता है? ये केसेस कहलाते हैं। अब इन केसेस को हम लोग थोड़ा और इसको विस्तार से पढ़ेंगे केसेस को। तो जो केसेस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग इनको नोट भी करते चलें। पहला केस होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। कारक आप लोग बहुत अच्छे से हिंदी में पढ़ते हैं, कर्ता कारक। कर्ता कारक। सब्जेक्टिव केस यानी जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव पोजीशन पर होती है तो वो क्या कहलाता है? नाउन का सब्जेक्टिव केस कहलाता है। इसको एक और कहते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक। अब दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तो इसको कहते हैं कर्म कारक। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्यूजेटिव केस। ACCUSATIVE, एक्यूजेटिव। इसको प्रोनाउंस करिए, एक्यूजेटिव नहीं, एक्यूजेटिव केस, कर्म कारक। और तीसरा होता है पजेसिव केस, जिसको कहते हैं जेनेटिव केस। पजेसिव यानी किसी चीज पर संबंध बतलाना, किसी चीज पर ओनरशिप बतलाना, किसी चीज पर हम अपना हक जतलाएं, दैट इज पजेसिव। तो इसको कहते हैं संबंध कारक, यानी ये संबंध बतलाता है, संबंध कारक। तो केस कितने हुए? जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है इसमें केसेस होते हैं 3। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जिसको आप लोग हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव या जिसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं, ये होता है कर्म कारक हिंदी में समझने के लिए। और तीसरा होता है पजेसिव या जेनेटिव केस, संबंध कारक। लेकिन हम लोग जो पहले इंग्लिश का पैटर्न था, जो पहले था कि केस 5 प्रकार के होते हैं, तो अब जो एक और केस है वो नॉमिनेटिव केस में शामिल हो गया है, दैट इज वोकेटिव केस। ये अभी हम लोग जब अलग अलग पढ़ेंगे ना तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जाम्पल। तो ये जो वोकेटिव केस है ये नॉमिनेटिव केस में चला गया है। फिर एक और है डेटिव केस। डेटिव केस यहां लिख देती हूं मैं, DATIVE, डेटिव केस। ये डेटिव केस को हम लोग अब ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जब ये जो नया कॉन्सेप्ट नहीं आया था उसके पहले केसेस कितने थे?
5 थे, 5 थे केसेस। किसके केसेस थे? नाउन या प्रोनाउन का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है ये बतलाते हैं। वो वर्ड क्या कहे जाते हैं? उनको क्या कहते हैं? केसेस कहते हैं। केसेस या ना हिंदी में आप लोग समझने में आसानी रहेगी, कारक। तो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, इसके अंतर्गत हम लोग वोकेटिव केस को भी पढ़ेंगे। फिर दूसरा हुआ ऑब्जेक्टिव और या अथवा एक्यूजेटिव केस, जिसके अंतर्गत हम लोग डेटिव केस को पढ़ेंगे। और पजेसिव या जेनेटिव केस, जिसका मतलब होता है संबंध कारक। अब आप लोगों के लिए टॉपिक बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि पता नहीं आज ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे वर्ड तो कभी पढ़े ही नहीं, लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप यू विल एंजॉय ऑल दिस टॉपिक। अब जो ये केसेस हैं इनको हम लोग क्यों पढ़ें? तो पहली बात तो ये है कि केसेस का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यदि आपको केस समझ में आ गए तो आप वॉइस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वॉइस। और दूसरा नरेशन। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर हमको नाउन के केसेस का, यदि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम वॉइस को चेंज कर सकते हैं, नरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे इंग्लिश ग्रामर में जहां पर कि हमको जब केसेस को बहुत अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम उनको वो ग्रामेटिकल जो सेंटेंसेस हैं उनको हम लोग जो भी मांगा गया है उसमें जैसा भी कहा गया है उसमें बदल पाएंगे। तो हम लोगों को केसेस पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है। जो 9th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं उनको वॉइस आता है, नरेशन आता है, क्लॉजेज आते हैं, जहाँ पर उनसे बहुत सारी गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि उनको नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव केसेस में कन्फ्यूज़न होता है। और जो हमारे छोटी क्लासेस के बच्चे हैं 6th, 7th, 8th वाले, 8th में भी और 7th में भी मैंने देखा उनकी टेक्स्ट बुक में कि वॉइस और नरेशन पर बेस्ड लेसन दिए गए हैं। तो यदि आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आपको वहाँ पर भी ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और फिर यदि अभी से समझ लेंगे तो जब आगे की क्लासेस में आएंगे तो आपको जो ग्रामर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग एक एक केस को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1, 2, 3 केसेस। फर्स्ट में वोकेटिव केस भी है, सेकंड में डेटिव केस भी है और थर्ड है पजेसिव केस। आज हम लोग नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पजेसिव केस पढ़ेंगे। तो इसको आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि एक एक केस को अलग अलग मैं आपको समझा सकूं। तो अब हम पढ़ते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। हिंदी में मैंने आपको क्या बताया था, इसको कर्ता कारक। तो कर्ता कारक से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कर्ता यानी जो डूअर होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। अब पहले इस सब्जेक्टिव केस को समझने के लिए हम लोग ये सेंटेंस पढ़ते हैं। ही हैज लॉस्ट हिज मनी, द गार्ड वेव्ड हिज फ्लैग। गार्ड यानी ट्रेन का गार्ड, जब ट्रेन चलती है तो वो अपने फ्लैग को वेव यानी हिलाता है। द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, विसल यानी सीटी बजाना, सीटी, और ब्लू यानी बजाना। मदर कुक्ड फूड, ये तो सिंपल है, आपको पता है। अब यहां पर देखिए, ही, गार्ड, पुलिसमैन, मदर। जो ये ही नाउन है, सॉरी ही प्रोनाउन है, ये नाउन है और ये तीनों नाउन है। तो ये इस वर्ब के लिए, कौन से वर्ब के लिए, लॉस्ट के लिए, वेव्ड के लिए, ब्लू एंड कुक्ड। तो ये नाउन और प्रोनाउन इन वर्ब के लिए किसका फंक्शन कर रही हैं, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। अभी ये तो सेंटेंस छोटे हैं, जब बड़े सेंटेंस हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन या प्रोनाउन, इसका वर्ब से सब्जेक्टिव केस में रिलेशन है। तो हम क्या करें कि हु से क्वेश्चन करें। देखो हु हमेशा पर्सन यानी व्यक्तियों के लिए आता है। ही हैज लॉस्ट हिज मनी, चलो हु लगा के क्वेश्चन करते हैं। हु हैज लॉस्ट हिज मनी, किसका पैसा खो गया, तो आंसर में क्या आ जाएगा, ही।
तो जो ये ही होगा ये सब्जेक्टिव केस होगा। द गार्ड वेव्ड हिज फ्लैग, गार्ड क्वेश्चन बनाए हु से, हु वेव्ड हिज फ्लैग, तो आंसर क्या आया? द गार्ड। तो गार्ड क्या हो गया? इस वर्ब के लिए ये इसका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस हो गया। द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, अब यहां पर भी क्योंकि आपको बताया कि जो व्यक्ति हैं उनके लिए क्या आता है? हु आता है। जब हम लोग जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो पुलिसमैन की जगह हम लोग लगा दें हु ब्लू हिज विसल, किसने सीटी बजाई? आंसर में क्या आ जाएगा? पुलिसमैन। मदर कुक्ड फूड, फिर से हु लगा के क्वेश्चन बनाइए, हु कुक्ड फूड। तो हमने क्या देखा कि जो ये हु है या वॉट, अभी वॉट वाला सेंटेंस नहीं लिखा है, तो उनसे यदि हम प्रश्न बनाएं तो आंसर में हमको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस नाउन या प्रोनाउन का मिल जाता है। तो ये हो गए नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो हमने यहां पर अभी समझा ये उसी की डेफिनेशन है। यदि नाउन या प्रोनाउन, देखो प्रोनाउन है और नाउन है, तो यदि नाउन या प्रोनाउन फंक्शन वो कार्य करती है, कैसा कार्य करती है? फंक्शन का मतलब कार्य करना। एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये देखो इस वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां पे भी ये नाउन सब्जेक्ट, यहां पर भी ये नाउन सब्जेक्ट का काम और यहां पर भी ये नाउन सब्जेक्ट का। तो यदि नाउन या प्रोनाउन वो फंक्शन यानी कार्य करती है, कैसा? एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट बनकर काम करती है, तो उसे क्या कहते हैं? इट इज said to be in subjective case। तो वो नाउन क्या बोली जाएगी कि यहां पर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में वो फंक्शन कर रही है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में वो अपना कार्य कर रही है। बस इतना सा, बिल्कुल सरल है। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नाउन का सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या होता है। जल्दी से इस एग्जाम्पल को आप लोग अपने इसमें नोट कर लीजिए कॉपी में। एक बात और, बच्चे बोलते हैं कि मैडम कई बार समझ में नहीं आता है जो राइटिंग है। तो मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो लिया था तो क्या बताया था कि हमारी लिसनिंग भी क्लियर होनी चाहिए। हम सबसे पहले तो सही सुने। मैं बार बार एक एक चीज़ को कम से कम 2 या 3 बार बोलती हूँ, तो आप सुनिए। जब आप सुनेंगे, जैसे कि मैं बोल रही हूँ वॉट, अब कई लोग बोलते हैं वाट, तो आपको लगेगा कि ये वॉट क्या होता है, तो आप सुनिए, वॉट को वॉट से मैच कराइए। तो हमारा जो पहली स्किल है कि हम सही सुने, तो आप सुनने की भी सही प्रैक्टिस करें। जब आप सुन पाएंगे तो यहाँ लिखे जो भी वर्ड्स हैं, जो भी सेंटेंसेस हैं, उनको करेक्ट मैच करके, और जो हमारी सेकंड स्किल है रीडिंग कर पाएंगे उसकी, और उसके बाद लिख पाएंगे। तो जल्दी से इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिए ताकि अगला केस हम लोग पढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा केस, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को पहले तो जब हम लोग पढ़ते थे तो इसको अलग, यानी नाउन के 5 केस बताए जाते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में मैंने बताया कि 3 केस हैं। तो जो सेकंड है वोकेटिव केस, वोकेटिव केस को सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में मर्ज कर दिया। मर्ज का मतलब मिला दिया है, उसमें शामिल कर दिया। तो इसलिए हम लोग इसको, आप लोग इसको नंबर 2 ना डालें, नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत ही पढ़ें। अब वोकेटिव केस क्या होता है, पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेंटेंस है बॉयज सिट डाउन। ऐसा आप लोगों ने देखा क्लास में भी टीचर्स बोलते हैं सिट डाउन बॉयज, या फिर बॉयज बाद में भी आ सकता है सिट डाउन बॉयज। कॉमा से इसको अलग क्यों? ताकि ये पता चल रहा है कॉमा के कारण कि ये बच्चों को, उनको अटेंशन, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऐसा भी बोला जा सकता था सिट डाउन। लेकिन यदि क्लास में आप लोगों ने देखा हो कि कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है, तो फिर टीचर क्या कहते हैं, उसका नाम लेकर सबको बताते हैं। वो किस लिए उसको कॉल करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाए। तो बॉयज सिट डाउन, या फिर बाद में भी आ सकता है, लेकिन कॉमा से इसको अलग किया गया है। किरण आर यू स्टडिंग, यहां पर जो अलग किसको किया गया, कॉल किसको किया गया, किरण को। मोहन
कम हियर। तो यहाँ पर तो आपने क्या देखा कि ये जो नाउन है इनको कॉमा से अलग किया गया है, और है ये नाउन और वर्ब के लिए सब्जेक्ट का ही काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर कैसे इनको कॉल किया गया, इनको अलग से बुलाया गया है। और क्यों बुलाया गया है? ध्यान आकर्षित करने के लिए इनको कॉल यानी पुकारा जाता है। यहाँ पे ये पुकारा जाता है। तो जब नाउन इस तरह से वर्ब का, नाउन और वर्ब का रिलेशन इस तरह से हो, नाउन वर्ब के लिए इस तरह से फंक्शन करे, तो उसको क्या कहा जाता है? देन इट इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस। तब उसको क्या कहेंगे कि ये नाउन वर्ब के साथ किस फंक्शन में है? वोकेटिव फंक्शन में है, यानी इसका नाउन के साथ, वर्ब के साथ क्या रिलेशन है? वोकेटिव केस में है। एक बार और दोबारा मैं समझा दूं। अक्सर आप लोगों ने ऐसे सेंटेंस पढ़े होंगे, बॉयज सिट डाउन या सिट डाउन बॉयज, या कभी कभी किसी का नाम लेके कॉल किया जाता है, जैसे यहाँ मैंने रख लिया नाम किरण, आर यू स्टडिंग मोहन कम हियर। तो आपने देखा कि ये जो नाउन है ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से थोड़ा अलग है, इसको कॉमा से अलग किया, और इस तरह के सेंटेंस में क्या करते हैं? नाउन को कॉल किया जाता है, उसको पुकारा जाता है, उसको बुलाया जाता है। और बुलाने का उद्देश्य क्या होता है? ध्यान आकर्षित करने के लिए, अटेंशन के लिए। तो यदि नाउन वर्ब के साथ में इस तरह से अपना रिलेशन रखती है, वर्ब के साथ इस तरह से फंक्शन करती है, तो उस नाउन को क्या कहते हैं? देन इट इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस। जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे तो आप इस तरह के सेंटेंसेस की नरेशन को कैसे चेंज किया जाता है तब समझेंगे। तो आपको लगेगा कि ये चीज़ तो हम पहले पढ़ के आए हैं, तो आप में बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं और अब हमको इस रूल को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या समझा? और संबोधन कारक हिंदी में यदि आप इसका मीनिंग, तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। संबोधित करते हैं, जब किसी को संबोधित करते हैं तो वो कौन सा नाउन का केस होता है? वोकेटिव केस होता है। तो आप इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। और अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जिसको कि एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस को समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? तो हम लोग अपना पहला वही वाला सेंटेंस लेते हैं, द हॉर्स किक्ड द बॉय। ये आप लोगों ने समझ लिया कि हॉर्स इस वर्ब के लिए सब्जेक्टिव केस है। अब द बॉय है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? या तो whom लगा के या what लगा के क्वेश्चन करते हैं। घोड़े ने किसको किक किया? तो किसको में आंसर क्या आ जाएगा? द बॉय। whom did the horse kick? तो आंसर आ जाएगा द हॉर्स किक्ड द बॉय। तो जो ये बॉय है वो इस वर्ब के लिए क्या फंक्शन कर रहा है? वो इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्टिव केस, ये जो नाउन है बॉय, ये इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्टिव केस है। इतना आपको समझ में आ गया? इसी को दूसरा नाम क्या है? एक्यूजेटिव केस। हिंदी में कहते हैं कर्म कारक, और भी आसान हो गया, कर्ता का जिस पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता ने कर्म को, ऐसा बताते हैं। तो कर्म कारक हो गया ये। तो हमारी डेफिनेशन क्या निकली? पहली बात तो ये कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पहचानने के लिए हम या तो whom से क्वेश्चन बनाएं या what से बनाएं, तो आंसर में हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि वर्ब के लिए ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम करेगा। वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगी। डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज की जाती है। किसके ऑब्जेक्ट के? वर्ब के ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, उसमें काम यूज की जाती है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। तो हम इस नाउन या प्रोनाउन को क्या बोलेंगे कि ये नाउन या प्रोनाउन इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्टिव केस में है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अब एक और सेंटेंस देखते हैं। ही लुक्ड आफ्टर हिज पेरेंट्स। अब हमने क्या देखा कि ही तो सब्जेक्ट है, लुक्ड यहाँ पर वर्ब है, और ये है
लुक्ड आफ्टर, ये आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन, हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्टिव केस है ये इस वर्ब के लिए, ये नाउन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये किसके लिए, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्टिव केस में। तो हम यहाँ पर इस बात को ऐसे समझेंगे कि जब नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उस वर्ब प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्टिव केस होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। सेम वही है, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, और टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट किसके लिए ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, ये किसके लिए ऑब्जेक्टिव केस है, अंडर प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का केस है। तो हम लोग इस डेफिनेशन में कि जब नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब का, वर्ब के साथ में हम क्या लिख लेंगे, या फिर प्रीपोजिशन का, ठीक है ना, वो प्रीपोजिशन के लिए भी ऑब्जेक्टिव केस में होती है, तो तब उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को दूसरा क्या बोला जाता है, एक्यूजेटिव केस। अब इसी ऑब्जेक्टिव केस में एक और केस को शामिल कर लिया गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि नाउन के जो केसेस हैं वो 5 होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में 3 कर दिए गए हैं। तो हम लोगों ने नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में किसको पढ़ा, वोकेटिव केस को, जहां पर कि संबोधन किया जाता है। इसमें हम एक और केस को पढ़ेंगे, दैट इज डेटिव केस। आपको लग रहा होगा कि कौन सा वर्ड आ गया, अभी आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। डेटिव केस जो ऑब्जेक्टिव केस में ही शामिल कर लिया गया है, लेकिन डेटिव केस को समझने के लिए पहले आप इतने को नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग डेटिव केस को समझेंगे। और अब हम लोग समझते हैं कि डेटिव केस क्या होते हैं। डेटिव केस किसके अंतर्गत आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आते हैं। तो डेटिव या ऑब्जेक्टिव केस को समझने के लिए पहले हम लोग ये सेंटेंस को देखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, राम गेव हरी ए बॉल। तो राम हम लोग समझ चुके हैं कि ये सब्जेक्टिव है, ये वर्ब है। अब एक इसका ऑब्जेक्ट है हरी और एक है बॉल। अभी इसको मैं लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट 1 और ये लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट 2। एक और सेंटेंस देखते हैं ऐसा ही। ये जब आप लोग वॉइस पढ़ेंगे तो इस तरीके आपको पैसिव वॉइस बनाने को या पैसिव से एक्टिव को बहुत सेंटेंसेस आते हैं। और आगे जब कभी, आजकल तो सारे कंपटीशन एग्जाम्स में इंग्लिश का लेवल भी बहुत हाई हो गया है, सिंपल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, तो उस समय पर इस तरह के ये चीज़ें, ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये यदि आपके क्लियर होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये सब्जेक्ट हो गया, टॉट ये वर्ब है। अब अस, यहाँ पे अभी मैं इसको ऑब्जेक्ट 1 लिख देती हूँ क्योंकि अभी आपको ये क्लियर नहीं है कि ये क्या है, और ये ऑब्जेक्ट 2। ठीक, अब हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं, राम गेव हरी ए बॉल। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिखूं, राम गेव अ बॉल। तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, राम गेव हरी, तो ये सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है। तो इसमें ये बात समझ में, आप इस तरह से समझिए कि ये जो बॉल है ये इस गेव वर्ब के लिए ये कैसा फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप वैसे भी हरी को निकाल दें तो भी सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल है, डायरेक्ट। अब और ये जो वर्ब है वो सीधी सीधी किससे कनेक्ट है, किसको दिया, क्या दिया, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग व्हाट लगाते हैं ना, राम ने क्या दिया, बॉल दी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वो बॉल किसको दी, हरी को, तो ये हरी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर आपको, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये गेव वर्ब, इसका सीधा सीधा जो इंपैक्ट है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बॉल पर। क्या दिया, बॉल दी, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अब हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ये डू नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे इसको। क्लियर? अब ये बॉल किसको दी गई? हुम आया, किसको? तो ये दी गई हरि को, यानी ये गेव का हरि से सीधा संबंध नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस को देखते हैं अब यहां पर, ही टॉट अस इंग्लिश, वैसे ही बना के देख ले, ही टॉट इंग्लिश। तो टॉट का सीधा सीधा इंपैक्ट किस पर है? टॉट सीधा किससे जुड़ा हुआ है? इंग्लिश। जो टॉट वर्ब है वो किससे जुड़ी हुई है? इंग्लिश से, ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। तो जो इंग्लिश है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और किसको पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? देखो, जब व्हाट का आंसर मिले तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब होम का आंसर मिले किसको पढ़ाता है तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? चलो यहां देखते हैं, शी गेव मी अ बुक। वही बात, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। शी गेव अ बुक, सेंटेंस कंप्लीट। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले रही है, पूरा सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है, यानी जो गेव का जो इम्पैक्ट है वो सीधा सीधा बुक से है, तो ये कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक और आपने देखा होगा कि जो जितने भी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? नॉन लिविंग है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे बॉल है, इंग्लिश है, बुक है, तो ये कैसे? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं। तो हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में यदि दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और जो इनडायरेक्ट हैं वो सजीव हैं। वो कैसे हैं? सजीव ऑब्जेक्ट हैं। जनरली क्या होता है कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो वो वर्ब के पहले कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब आप लोग डेटिव, जब डेटिव केस क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट में? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए यहां पर मदर बेक्स बिस्किट्स, यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये वर्ब है, और ये डायरेक्ट, क्या वो बेक करती है मदर बिस्किट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हम अपनी समझ के लिए कि ये ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। और जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उनमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये वर्ब के लिए ऑब्जेक्टिव केस में भी कौन सा केस? डेटिव केस में है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम अपनी समझ के लिए उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब के लिए डेटिव केस का, डेटिव केस भी ऑब्जेक्टिव केस ही है, ये हम लोग सब समझ चुके हैं। तो ये डेटिव केस में आपको ये जानना इसलिए जरूरी है कि कभी आप इंग्लिश पढ़ाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस में भी, डेटिव केस में जब नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो क्या होता है? एक्यूजेटिव केस में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें। मैंने तो इसमें एरो लगा दिए। राम गेव हरि ए बॉल, इस तरह से आप दो सेंटेंस बना लें। राम गेव बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हरि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से इसके भी बना लें तो आपको ये केस पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव केस, जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं तो उनकी पोजीशन कैसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डबल ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि आपको अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है और गलतियां भी स्टूडेंट्स करते हैं इसमें। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए और बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग ये दोनों आप लोग केसेस पढ़ चुके हैं, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में कौन से केस को मर्ज किया गया है? वोकेटिव केस को, यानी संबोधन कारक को। और ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में हमने एक और केस क्या पढ़ा? डेटिव केस पढ़ा। अब ये थोड़ी से एक्सरसाइज हैं जिनको हम लोग करेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। ही गेव हर अ गिफ्ट। हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्टिव केस कौन सा है
ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? तो ही वर्ब के पहले है, ही सब्जेक्टिव केस है। और यदि हम इसमें हु क्वेश्चन लगाएं, हु गेव अ गिफ्ट, तो आंसर में ही आ जाएगा, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। इसकी वर्ब ये है। अभी वर्ब को हम जब वर्ब के टॉपिक पे आएंगे तो वर्ब को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इतना ही पढ़ते हैं कि ये वर्ब है। अब देखिए इसमें एक है हर और एक है गिफ्ट। अब हर जिसका कि जब ये सब्जेक्टिव केस पे आता है तो क्या बनता है? शी बनता है, यानी ये प्रोनाउन है। ये तो क्लियर हो गया। तो ये और गिफ्ट दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? शी गेव अ गिफ्ट, सीधा सेंटेंस। तो ये गेव का वर्ब का जो सीधा इंपैक्ट उसने क्या दिया? गिफ्ट दिया। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? होम, तो ये है हर। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस, माई ब्रदर, माई ब्रदर है सब्जेक्ट, ड्राइव्स है वर्ब। एन ओल्ड कार, कोई दिक्कत नहीं, ड्राइव का सीधा किससे, जो वर्ब है वो किससे, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कार पर, ओल्ड कार इंपैक्ट उसका। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब अकेला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यदि हम उसको अपनी लैंग्वेज में समझें तो ये एक्यूजेटिव केस हो गया। और ये कौन सा हो गया? डेटिव केस हो गया। इनडायरेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन ये एक्यूजेटिव है और ये डेटिव है, लेकिन मिलाकर ऑब्जेक्टिव केस है। माई सिस्टर सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में, यहाँ पर नाउन इस वर्ब के लिए सब्जेक्टिव केस में है। फिर ये वर्ब है और यहाँ पर तो ये इंग्लिश सीधा इससे है, तो ये कौन सा हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। शी, ये सब्जेक्टिव केस में किसके लिए? वर्ब के लिए, गेव के लिए। हर ब्रदर अ बुक, शी गेव हर ब्रदर अ बुक। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। तो गेव सीधा सीधा गेव का किस पर प्रभाव पड़ रहा है? गेव किससे जुड़ी हुई है? अ बुक से। शी गेव अ बुक, सेंटेंस कंप्लीट है। ये हो गया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दी? whom did she give a book? What did she give her brother? What का आंसर हो गया, उसने अपने भाई को क्या दिया? किताब दी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसने किताब किसको दी? तो इसका आंसर आ जाएगा हर ब्रदर। तो यहां पर ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे मेड हिम किंग, ये हम लोग सब जान रहे हैं कि इस वर्ब के लिए ये दे सब्जेक्टिव केस में है। हिम, दे मेड किंग, ये हो गया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, देखो ये है, ये है, ये है, ये जनरली नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, निर्जीव होते हैं, इनमें जान नहीं होती, नॉन लिविंग। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? देखो हर, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? हर ब्रदर, हिम। ये कैसे होते हैं? ये लिविंग होते हैं। तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि दो ऑब्जेक्ट है तो जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो लिविंग है वो कैसा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यदि हम आपको ग्रामेटिकल वे में समझे तो वर्ब से जो सीधा जुड़ा हुआ है, वर्ब जिससे सीधी प्रभावित कर रही है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिससे जुड़ा हुआ है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये आप लोगों ने समझा कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में एक्यूजेटिव और डेटिव केस क्या होते हैं, और इसको एक्सरसाइज से भी समझा। अब जो तीसरा केस है वो है पजेसिव केस, या जिसको कहते हैं जेनेटिव केस। वो थोड़ा बड़ा है और उसमें बहुत गलतियां होती हैं। स्टूडेंट्स उस पजेसिव केस में बहुत गलतियां करते हैं और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पजेसिव केस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोग एक पूरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से लिखें, इसका रिवीजन करें और जो पुराना आपको पढ़ाया है, क्योंकि पॉजिटिव केस के बाद में मैं एक आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाऊंगी, तो उसमें आपको वो पूरे जितने भी नाउन के वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आप उनके आंसर बहुत सही सही दे पाएँ।
तो इसको नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।